Hello students, in this video I will explain time and space complexity of quicksort algorithm. In the previous video I have already explained what is quicksort. Okay, first we understand what is time and space complexity. The measure of rate of growth of time taken by an algorithm with respect to the input size is called the time complexity. In the same manner, what is space complexity? It is the rate of growth of memory consumption with respect to the input size. Okay, that is the space complexity. So execution के duration में कितना memory आपका consume हो रहा है, so that is the space complexity. और execution के duration में आपकी algorithm कितना time ले रही है, that is the time complexity. सो एग्जैक्टली हम इसको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रीक्वेंसी काउंट के टर्म्स में देखते हैं. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस. व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, आपने इनपुट का साइज इंक्रीज किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट जो है इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने की वो किस रेट में ग्रो करती है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, इन द सेम मैनर आपने जैसे इनपुट का साइज को इंक्रीज किया तो आपका रन टाइम पर आपका जो मेमोरी है वो कितना कंज्यूम होता है, दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो एनीवे, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं. बट व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्विकसॉर्ट है क्या, कैसे काम करता है, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्विकसॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो क्विकसॉर्ट इट यूजेस द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर में आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, नाउ आफ्टर दैट उनको कंबाइन करते हैं. So the algorithm finds the element called the pivot that partitions the array into two halves in such a way that the elements in the left sub-array are less than the partitioning element and the elements in the right sub-array are greater than the partitioning elements. Okay, then these two sub-array are sorted separately. यहाँ पर आपका एक array है, आपने एक एलिमेंट को चूज किया और उसकी पोजीशन को फ्रीज किया कि इसकी फाइनल पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू होल एरे इस नंबर पे आने वाली, इस इंडेक्स नंबर पे आने वाली है. नाउ आफ्टर दैट आपका एरे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ओके, तो एक नंबर आपका सॉर्ट हुआ. नाउ अब जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसमें आप यही प्रोसीजर फिर से अडॉप्ट करेंगे. आप लेफ्ट सब एरे का पहला एलिमेंट चूज करेंगे और लेफ्ट एरे में उसकी पोजीशन को फ्रीज करेंगे कि कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर एलिमेंट आने वाला है, और राइट सब एरे में फर्स्ट एलिमेंट आप चूज करके उसकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं ये कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर आने वाला है. तो इस तरीके से आपके 3 नंबर सॉर्ट हो गए. ओके, और ये प्रोसीजर आपका कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप एरे को डिवाइड करते रहते हैं. फाइनली एरे का डिवाइड होना जहां पर बंद होगा वहां पे प्रोसीजर को हम स्टॉप करेंगे. दैट विल बी द बेस क्राइटेरिया. So this procedure is recursive in nature with the base criteria the number of elements in the array are not more than 1. तो ये तो है आपका क्विक सॉर्ट का एक थीम जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था. नाउ क्विक सॉर्ट यहाँ पे हमने जो इम्प्लीमेंटेशन जो किया था, यहाँ पे मेजर 2 फंक्शंस हैं, एक पार्टीशनिंग फंक्शन है और एक क्विक सॉर्ट. पार्टीशनिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे हम किस तरीके से एरे में पार्टीशनिंग करेंगे. सो this function consists of there are 3 parameters: the entire array, left bound and the upper bound. Okay, this is lower bound कह सकते हैं and this is upper bound. Now and this function is a quick sort. यहाँ पे हम पार्टीशनिंग फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद आप एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रॉम लोअर बाउंड टू जहां पे भी पार्टीशनिंग एलिमेंट आपको फाइंड हुआ है दैट इंडेक्स नंबर -1. ओके, सो लोअर बाउंड टू अपर बाउंड हम जाएंगे पार्टीशनिंग एलिमेंट का नंबर -1 एंड राइट साइड का जो एरे है उसका लोअर बाउंड जो है वो पार्टीशनिंग एलिमेंट से एक
एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लोअर बाउंड, और हम कहाँ तक जाते हैं, अपर बाउंड के ऊपर। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशनिंग एलिमेंट? ओके, पार्टीशनिंग फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस पार्टीशन फंक्शन contain 3 parameter entire array जो आपके सामने है, and this is lower bound and this is upper bound. Okay, first we choose the first element जिसकी हमें position freeze करनी है. Okay, that is the pivot element. Now after that हम pivot element को compare करेंगे next element से from left to right, और pivot से greater element देखेंगे with the help of this do while loop. So नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, सपोज दिस इज नॉट ग्रेटर देन दैट, तो आगे बढ़ेंगे. नाउ सपोज दिस इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट, देन स्टॉप. नाउ नेक्स्ट डू व्हाइल लूप क्या काम करता था, आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे और पिवट एलिमेंट से स्मॉलर देखेंगे. सो दिस इज नॉट स्मॉलर देन मूव टू द प्रीवियस सेल. ओके, इफ दिस इज नॉट स्मॉलर देन मूव टू द प्रीवियस सेल. ओके, उसके बाद में अगर ये भी स्मॉलर नहीं है तो और पीछे आप जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्मॉलर एलिमेंट एंड दिस इज ग्रेटर एलिमेंट. तो इस मोमेंट पे आप क्या करते थे, इन दोनों को इंस्ट्रक्ट करते थे कि आपका पोजीशन जो है वो राइट में है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, और यहाँ पे जो एलिमेंट स्मॉलर है पिवट से, उसको कहते थे कि आपका पोजीशन जो है वो लेफ्ट में है. सो इन दिस वे आप इन दोनों नंबर्स को आपस में स्वैप करेंगे. तो बिगर नंबर जो है पिवट से वो राइट हैंड साइड में आ गया और स्मॉलर नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. तो ये डू व्हाइल लूप काम करते थे, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, पिवट से ग्रेटर एलिमेंट देखते हैं. सपोज यहाँ पे आपको पिवट से ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, तो स्टॉप. नाउ यहाँ पर आप स्मॉलर एलिमेंट पिवट एलिमेंट से देखेंगे स्मॉलर. सपोज दिस इज नॉट स्मॉलर देन, या स्मॉलर अगर मिलता है तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ओके, एंड इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे. क्योंकि ये पिवट से ग्रेटर है तो इनको इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको राइट हैंड साइड में जाइए, ये पिवट से स्मॉलर है तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में. तभी तो नंबर्स जो हैं वो आपके पिवट से स्मॉलर एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, पिवट से ग्रेटर एलिमेंट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे. ओके, आगे चलते हैं. नाउ दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट, देन स्टॉप. यहाँ पे हम पीछे आते हैं तो हमें स्मॉलर देखना है. नो, दिस इज नॉट स्मॉलर देन पिवट एलिमेंट. Yes, this is smaller than pivot element, right? Okay, in this moment हम आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे. अब हम इंटरचेंज इसको किसके साथ करते हैं, पिवट एलिमेंट के साथ में इसको स्वैप करते हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पिवट का इंडेक्स नंबर आपका फाइनली यहाँ पे फ्रीज होता है. सो दिस इज द इंडेक्स नंबर. ओके, अप इज द इंडेक्स नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट. ओके, तो आप अपने मेन फंक्शन में या जहां से भी आपने इस फंक्शन को कॉल किया है वहां पे आप ये बता रहे हैं कि आपका पिवट जो है वो अप इंडेक्स नंबर के ऊपर आएगा फाइनली, और वहां पे आप रिटर्न करेंगे. और एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, द लेफ्ट सब एरे. सो लेफ्ट सब एरे कंटेन स्मॉलर एलिमेंट दैट पिवट एलिमेंट, एंड द राइट सब एरे कंटेन द ग्रेटर एलिमेंट दैट दिस पिवट एलिमेंट. Okay, so what is the time complexity? Time complexity is directly proportional to number of comparison. Okay, अगर हम सीधे सीधे बात करें, हम कोई फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करें, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कितने कंपैरिजन हुए, ये कितनी बार आपका कंपेयर हुआ है, यहाँ पर आपका कितनी बार कंपैरिजन हुआ, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ. ओके, यहाँ पर आपने डाउन और अप को स्मॉलर देखा और फिर आपस में स्वैप किया. तो आप यहाँ पे एरो काउंट कर सकते हैं, ब्लू एरो 1 2, this is 1 count, 2 count, 3 comparison, 4 comparison. Okay, now this is 5 6, brown arrow को काउंट कर लीजिए, 7 8 9, and this brown is 10. ठीक है, तो आपका यहाँ पे एरे का साइज कितना है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दिस इज 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10.
तो जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके कंपैरिजन होते हैं। इन जनरल वे में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन भी आपके n होंगे। तो पार्टीशनिंग में आपका टाइम कितना लगा, दैट इज इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन डिपेंड अपॉन द डेटा साइज, आपने कितना इनपुट वहां पे दिया है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू c dash multiply by n, where c dash is a constant, okay? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। now this assignment operator, this plus operator, this is also the statement, this is also the statement, यहाँ पे भी टाइम लगेगा आपको, ओके? तो हमने बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर करते हुए n के टर्म्स में यहाँ पे आंसर लिखा है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशनिंग पार्ट इज O of n, राइट? नाउ कम टू द, सो अब हम क्विक सॉर्ट का बिहेवियर कैसे बताएंगे, क्विक सॉर्ट का बिहेवियर बेस्ट केस में क्या होगा और क्विक सॉर्ट का बिहेवियर वर्स्ट केस में क्या होगा। सो बेस्ट केस बिहेवियर में आपका पार्टीशन जो होगा एरे का वो बैलेंस्ड होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर्स जाने वाले हैं। सो आई मीन टू से दैट दिस इज बाय चांस, बाय लक की बात है कि आप जो एलिमेंट चूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मिडिल में जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब उस केस में आपका सबसे कम टाइम लगने वाला है, आपके जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो सबसे मिनिमम होने वाले हैं, ओके? तो इन ईच एंड एवरी टाइम आप जो भी एलिमेंट अगर चूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मिडिल में जाता है। सो दैट इज द बेस्ट बिहेवियर ऑफ क्विक सॉर्ट। So quick sort's best behavior occurs when the pivot, I mean to say that partitioning element are always right in the middle after partitioning of array. Okay. Now, if n is odd, suppose अगर आपके पास में जो array में total number of element odd हैं, तो लेफ्ट सब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट इज n-1 डिवाइडेड बाय 2। राइट पोर्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज आल्सो n-1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक एलिमेंट्स को आपने फ्रीज कर दिया। इफ सपोज नंबर इज इवन, तो लेफ्ट पोर्शन में जो आपके पास नंबर जाने वाले हैं दैट इज n डिवाइडेड बाय 2, और राइट पोर्शन में जो नंबर जाने वाले हैं राइट सब एरे में जो नंबर्स होंगे दैट विल बी n डिवाइडेड बाय 2 - 1, ओके? व्हाट इज वर्स्ट? तो बेस्ट केस हमारा कब अकर होगा, जब हम पार्टीशनिंग एलिमेंट जो हम चूज करते हैं वो एग्जैक्टली मिडिल में जाता है। नाउ वर्स्ट केस बिहेवियर दैट इज आल्सो कॉल्ड द अनबैलेंस्ड पार्टीशनिंग। इन दिस केस नंबर्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, आपके नंबर्स जो हैं ऑलरेडी सॉर्टेड है, ओके? सो इफ वी सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट एज द पिवट, आप पहले एलिमेंट को अगर पिवट चूज करते हैं और कहते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे आने वाली है, तो नंबर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो तो उसी पोजीशन पे आएगा जहां पर वो है, राइट? सो वन पार्टीशन कंटेन नो एलिमेंट, क्योंकि एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर है, लेफ्ट साइड में तो कुछ रहेगा ही नहीं, बट राइट साइड में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट इज n-1, ओके? नाउ आफ्टर दैट आप सेकेंड पार्ट में जाएंगे और पहला एलिमेंट चूज करेंगे और पूछेंगे कि इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, तो डेफिनेटली नंबर्स तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसकी पोजीशन वहीं पे रहेगी, तो लेफ्ट पार्ट में तो कभी भी नंबर नहीं जाने वाला है। सो लेफ्ट सब एरे कंटेन नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, एंड राइट एरे कंटेन्स n-2 एलिमेंट्स, और ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो वर्स्ट केस कब आएगा, जब नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। और बेस्ट केस कब आएगा, जब आप कोई भी पिवट एलिमेंट चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसकी पोजीशन जो है आप जब प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, पार्टीशनिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्ट मिडिल में आती है, ओके? सो दैट इज द बेस्ट केस। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ बेस्ट केस, इन दिस केस पार्टीशनिंग एलिमेंट आर ऑलवेज राइट इन द मिडिल आफ्टर पार्टीशनिंग ऑफ एरे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए हैं, दैट इज 15 नंबर्स हैं, ओके? आपका एरे का साइज जो है 15 है। हमने यहाँ पे पिवट एलिमेंट 8 को, इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसेस क्या था, हम 8 को कंपेयर करते थे नेक्स्ट एलिमेंट से और ग्रेटर देखते थे, और पहले स्टेप में हमें ग्रेटर मिल गया, देन स्टॉप। अब हम लेफ्ट में स्कैन करेंगे, 8 को कंपेयर करेंगे 1 से, और वहां पे स्मॉलर एलिमेंट देखेंगे, यस।
सो स्मॉलर एलिमेंट की पोजीशन आपकी कहाँ पर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में, और ग्रेटर एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, आपके राइट साइड में। तो इन नंबर्स को आपस में स्वैप किया। आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 इज नॉट ग्रेटर देन 8 या 14 इज ग्रेटर देन 8, देन स्टॉप। इनकी पोजीशन यहाँ पे नहीं, राइट हैंड साइड में जानी चाहिए। नाउ 13 इज नॉट स्मॉलर देन 8 या 2 इज स्मॉलर देन 8, तो 2 की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो अब इन दो नंबर को आपस में स्वैप कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि हमें ये प्रोसेस समझना फिर से जरूरी है, तभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे कि किस तरीके से मिडिल में पहुंचता है। नाउ 6 इज नॉट ग्रेटर देन 8 या 11 इज ग्रेटर देन 8। ओके, आगे आइए। 10 इज नॉट स्मॉलर देन 8 या 5 इज स्मॉलर देन 8, आपस में स्वैप किया आपने। आगे बढ़ते हैं। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8 या 12 इज ग्रेटर देन 8, स्टॉप। 9 इज नॉट स्मॉलर देन 8, ओके, कंटिन्यू, पीछे आइए। 4 इज स्मॉलर देन 8, देन आप इनकी पोजीशन को स्वैप करिए, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है लेफ्ट में होनी चाहिए 4 को, और 12 को राइट में होना चाहिए। प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। हम आगे बढ़ते हैं। या 12 इज ग्रेटर देन 8, और इधर से हम पीछे आते हैं, या 4 इज स्मॉलर देन 8। अब यहाँ पर ओवरलैप हो गया। अब हम आपस में स्वैप नहीं करेंगे, अब हम पार्टीशनिंग एलिमेंट, दैट इज जो राइट से लेफ्ट में आ रहे थे हम, दैट इज द अप एलिमेंट को हम किसके साथ स्वैप करेंगे, पिवट एलिमेंट के साथ। सो 8 एंड 4 को आपस में स्वैप करते थे। ये प्रोसेस हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो इन दिस वे एरे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट। आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली हाफ हाफ हो गए दोनों तरफ नंबर्स। यहाँ पर आपके टोटल नंबर्स कितने, 7, यहाँ पर कितने हैं, 7, ओके। और 8 जो है वो एग्जैक्ट मिडिल में है, तो 8 की पोजीशन आपकी यहाँ पर आएगी, राइट। आगे हम चलते हैं। लेफ्ट एरे में भी, लेफ्ट सब एरे में भी यही प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं, तो 4 को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट टू राइट 4 से ग्रेटर देखेंगे, या 6 इज ग्रेटर, और राइट से कंपेयर करेंगे तो 4 से स्मॉलर देखेंगे, 5 इज नॉट स्मॉलर देन, या 2 इज स्मॉलर देन। बट यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया, आपका डाउन जो है वो इंक्रीज हो गया अप से। तो अब आपस में इंटरचेंज नहीं करना है, अब आपको अप वैल्यू को पिवट वैल्यू से इंटरचेंज करना है। सो 2 एंड 4 स्वैप किया। सो इन दिस वे आपका यहाँ पे एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। और 4 जो है एग्जैक्ट मिडिल में आया। तो एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके का सेट किया है, दिस इज नॉट बाई चांस, हमने इस समझाने के लिए कि मिडिल में आपके एलिमेंट्स एग्जैक्ट आता है तो बेस्ट बिहेवियर होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होने वाली है। ओके, राइट पोर्शन में 12 का कंपैरिजन करेंगे, 12 से ग्रेटर एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे। नो, 11 इज नॉट ग्रेटर, 10 इज नॉट ग्रेटर, यस 14 इज ग्रेटर देन 12। नाउ 12 को आप 15 से कंपेयर करेंगे, 12 से स्मॉलर, so 15 is not smaller, 13 is not smaller, 14 is not smaller, yes 10 is smaller। बट आपस में ओवरलैप कर गए इनकमिंग एरोज जो हैं, तो अप वैल्यू को आप 10 को 12 के साथ में इंटरचेंज करेंगे, तो 12 की पोजीशन भी एग्जैक्ट मिडिल में आती है। इन दिस वे दिस एरे इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 12 आपके मिडिल में आता है। ओके, सो 2 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो कंपेयर करेंगे, ग्रेटर, नो, या 3 इज ग्रेटर। तो अब लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में जाएंगे, 2 से स्मॉलर, 3 इज नॉट स्मॉलर, यस 1 इज स्मॉलर, तो ओवरलैप हो गया। तो अब आप अप वैल्यू को यानी 1 को 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे एरे जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी प्रोसेस आपका होगा, या 6 को कंपेयर करते हैं, लाइक दिस, एंड इधर स्मॉलर, स्मॉलर आपको 5 मिला बट ओवरलैप हो गया, तो आप 5 और 6 इंटरचेंज करेंगे, तो एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। यही प्रोसेस आप आगे चलाते हैं, तो यहाँ पे भी एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 14 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, 13 इज नॉट ग्रेटर देन, 15 ग्रेटर देन, स्टॉप। अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 15 इज नॉट स्मॉलर देन 14 बट 13 इज स्मॉलर देन 15, सो ओवरलैप हो गया, तो 13 और 14 को इंटरचेंज किया था आपने, और एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से लिया कि आपका जो पिवट एलिमेंट, जो सिलेक्शन जो आप पहले एलिमेंट का जो चूज कर रहे थे वो एग्जैक्ट मिडिल में आता है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होने वाली है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या था, आपने पिवट को लिया, पिवट एग्जैक्ट मिडिल में आया, यहाँ पे 4 को लिया, यहाँ पे 12 को लिया, 4 और 8 एग्जैक्ट मिडिल में आते हैं।
यहाँ पे 2, 6, 10 और 14 यानी एरे का पहला एलिमेंट लिया और वो एग्जैक्ट मिडिल में आते हैं। सो एरे जो है वो आपका हाफ हाफ में डिवाइड होता चला जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ दिस एरे कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स? 15 नंबर्स। तो अगर आपके 15 नंबर्स हैं तो पिवट का जब सिलेक्शन किया था इसको मिडिल में आने पे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 15 कंपैरिजन यहाँ पर होंगे, राइट? यहाँ पर आपको 4 को मिडिल में लाने के लिए कितने कंपैरिजन होंगे? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके? और यहाँ पे भी उतने ही कंपैरिजन होंगे, ठीक है? एंड द सेकेंड कंपैरिजन के आपने मिडिल एलिमेंट को आप अपनी पोजीशन के ऊपर लेके आए, सो अनदर एक इंस्ट्रक्शन हो गया। सो टोटल इंस्ट्रक्शंस जो हो गए यहाँ पर 7 + 7 + 1 दैट इज आल्सो 15, ओके? यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कितने होंगे? 3 कंपैरिजन होंगे। दिस इज 3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3, ओके? मिडिल एलिमेंट्स को भी आप लाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी आपके उतने ही कंपैरिजन होते हैं, दैट इज n कंपैरिजन। अगर जनरल टर्म्स में बात करें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो n कंपैरिजन इन दिस मोमेंट। नेक्स्ट लेवल पे भी नंबर ऑफ कंपैरिजन n होंगे, उसके बाद भी नंबर ऑफ कंपैरिजन n होंगे, उसके बाद भी नंबर ऑफ कंपैरिजन n होंगे। तो पूरे एल्गोरिथम में नंबर ऑफ कंपैरिजन हम काउंट कर सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? पूरे एल्गोरिथम में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, ओके? सो दिस इज योर क्विक सॉर्ट, एक्चुअल क्विक सॉर्ट। n के टर्म्स में आपने डेटा कितना प्रोवाइड किया? यहाँ पर n डेटा प्रोवाइड किया, ओके? उनकी सॉर्टिंग करनी है। सो लेट अस एज्यूम दैट टाइम टेकन बाय दिस फंक्शन इज t ऑफ n। तो अगर आप n डेटा देते हैं तो टाइम हो गया n, अगर आप n/2 डेटा यहाँ पे देंगे तो टाइम हो जाएगा n/2, ओके? अगर n/4 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो टाइम हो जाएगा t विद इन ए ब्रैकेट n/4। सो लेट अस अज्यूम ये आपका फंक्शन, टोटल फंक्शन जो है टाइम देता है tn, ओके? अब यहाँ पे हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि t ऑफ n के बराबर कैसे होगा। तो दिस इज फर्स्ट लाइन, सो स्टेट ओनली वन स्टेटमेंट, ओके? तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया। नाउ दिस इज लेस देन ऑपरेटर, सो ये भी आपका एक स्टेटमेंट है, आपने एक काउंटिंग किया। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्टीशनिंग पार्ट? पार्टीशनिंग पार्ट में आप लोअर बाउंड 0 दे रहे हैं, अपर बाउंड n-1 दे रहे हैं। आई मीन टू से दैट आप n डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पार्टीशनिंग में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पिवट एलिमेंट को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए थे? n कंपैरिजन हुए थे। सो दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस? n इंस्ट्रक्शंस, ओके? c-n, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज c-n, ओके? नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज द बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में आपका एरे जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली n/2 एलिमेंट्स यहाँ पे जाने वाले हैं और n/2 एलिमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। सो इफ n एलिमेंट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n है तो n/2 एलिमेंट्स के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? t n/2, ओके? इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आप कितने एलिमेंट्स दे रहे हैं? n/2 एलिमेंट्स दे रहे हैं। तो आपने पहले से ही एज्यूम कर रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज tn। अगर आप डेटा n देते हैं और n/2 डेटा देते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? tn/2। So this tn will be equal to this one plus c-n plus this tn/2 plus this tn/2, like this. So t of n, this statement will be equal to 1 plus 1, that is 2, plus c-n plus tn/2 plus tn/2, it will be equal to this one. यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म और c' को एग्जैक्टली एक c के टर्म्स में लिख लिया, दैट इज cn प्लस डबल ऑफ tn/2। तो मैथमेटिकली अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिकर्जन ट्री के फॉर्म में। नाउ दिस इज t ऑफ n, ओके? जब आपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे अगर आपने n डेटा प्रोवाइड किया? सो दैट इज cn, ओके? यहाँ पे cn है, लाइक दिस, ओके? नाउ आफ्टर दैट नंबर ऑफ कंपैरिजन cn हो गए। Now this function call itself 2 times, okay? आपने डेटा प्रोवाइड किया n/2 n/2,
अगर आपने यहाँ पे n/2 डेटा प्रोवाइड किया तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? यहाँ पर पार्टीशनिंग अगर आप करेंगे, हाफ एरे दिया तो n/2 कंपैरिजन होंगे पार्टीशनिंग करने में पहले एलिमेंट को। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n/2 कंपैरिजन। ओके, नाउ राइट सब एरे जो है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली n/2 एलिमेंट्स क्या हैं, तो पार्टीशनिंग करने में कितना टाइम लगेगा? n/2। तो इस लेयर के ऊपर आपका टोटल टाइम n/2 प्लस n/2 दैट इज ऑल्सो n, दैट इज cn। ठीक है, ओके। नाउ फंक्शन अपने आप को फिर कॉल करता है, तो n/2 एलिमेंट्स अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हैं तो आपका पार्टीशनिंग एरे जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेफ्ट सब एरे में आपके n/2 के हाफ दैट इज n/4 एलिमेंट्स जाएंगे। सो इन n/4 एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट आपको पिवट एलिमेंट की पोजीशन अगर फ्रीज करनी है तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? दैट इज n/4। और यहाँ पर भी आपके हाफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज n/2 के हाफ n/4, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? n/4। ये कौन से कंपैरिजन होंगे? आप क्वार्टर एरे का फर्स्ट एलिमेंट फ्रीज कर रहे हैं, उसकी इंडेक्स नंबर, तो टाइम कितने लगने वाला है? n/4। ओके, राइट हैंड साइड के एरे में अगर आते हैं तो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। यहाँ पे भी एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। साइज कितना होगा? n/2 का हाफ दैट इज n/4 एंड देन n/4। तो यहाँ पे भी आपको टाइम लगने वाला है n/4, क्योंकि पार्ट आप पिवट एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे और कंपेयर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होंगे? n/4 राइट हैंड साइड में भी। सो n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 this and plus n/4, so how many times of n/4? 4 times, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, so total comparison cn ही करेंगे, it is equal to cn। यहाँ पे c भी आप टर्म्स यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कांस्टेंट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ओके, उसके बाद एरे आपका हाफ होगा, दैट इज n/8 n/8 like that। ओके, दिस इज n/8 n/8 n/8। So number of comparison भी n/8 होंगे। So how many times of n/8? This is 8 times, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 8 multiply by n/8, it is also equal to c of n। तो आप देखेंगे पूरे एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तब हम बता सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, कितनी बार हमारा लूप चल रहा है जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ कंपैरिजन हो पा रहे हैं। आपका दिस इज योर kth स्टेप। what is this? This is first layer, या आप कह सकते हैं this is 0th layer, and this is first layer, this is second layer, and this is third layer, and this is kth layer। okay, so आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें, दिस इज n2⁻0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 2⁻1 लिख सकते हैं, और n डिवाइडेड बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2, और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 8 को हम लिखा 2⁻3। तो जो लेयर नंबर है वही आपका इसका पावर है। ओके, एक्सपोनेंट को अगर आप फोकस करेंगे, सो इफ दिस इज kth स्टेप, तो दिस इज 2⁻k। सपोज kth इज द लास्ट स्टेप। अगर k आपका लास्ट स्टेप है तो एरे डिवाइड होना कहां पर बंद होगा? जहां पर नंबर ऑफ सेल्स एरे में ओनली 1 बचता है, तब एरे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, रिकर्सिवली आप आगे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है, बेस क्राइटेरिया लगाया है कि इफ लोअर बाउंड इज स्मॉलर देन अपर बाउंड। अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल हो जाता है, जैसे एरे में आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर एक ही सेल होगा तो लोअर बाउंड भी वही होगा, अपर बाउंड भी सेम उसी पोजीशन पे होगा। सो एट दैट मोमेंट आप एरे को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ओनली 1। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम काउंट करें पूरे एल्गोरिथम में, तो cn प्लस cn, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ cn, कितनी बार आपका cn आता है? cn प्लस cn प्लस cn। so this is k plus 1 times, because this is 0, this is first, and this is second, and this is third and fourth, आगे बढ़ते जाएंगे, this is k। तो cn cn cn, how many times? k plus 1 times। so total number of comparison हो गए आपके k plus 1 times of cn। and what is the value of k? हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, the size of array at kth step। now this is last step is your kth step।
तो आपका एरे का साइज कितना हो गया n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में n थे, फिर आधा कर दिया n/2, उसका हाफ किया n/4, उसका हाफ किया n/8, और आप ऐसे डिवाइड करते गए। सो kth स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k, एंड सपोज दिस इज योर लास्ट स्टेप, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर एरे में एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, तभी ये आप बोलेंगे लास्ट स्टेप। Now you can calculate the value of k. So n will be equal to 2 raised to की power k. Take log on both side. अगर आप log लेंगे दोनों साइड में with base 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा k और यहाँ पर हो जाएगा log 2n. So k का वैल्यू कितना आता है? k is equal to log 2n. Now put the value of k in this equation. So total number of comparison will be log 2n plus 1 multiply by cn. सो हायर ऑर्डर अगर हम इस इक्वेशन का देखते हैं, दैट इज n log n, c को हम ड्रॉप कर सकते हैं, दैट इज द कांस्टेंट टर्म्स। तो बिग O नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी होने वाली है यहाँ पर? दैट इज O n log 2n। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस। बेस्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log 2n। सो सबसे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी n log 2n। चलते हैं वर्स्ट केस के ऊपर। दिस इज द बेस्ट केस बिहेवियर। नाउ व्हाट इज द वर्स्ट केस बिहेवियर? वर्स्ट केस बिहेवियर कब आपका अराइव होने वाला है यहाँ पर? इन वर्स्ट केस, इन दिस केस नंबर आर ऑलरेडी सॉर्टेड। So if we select the first element as a pivot, then one partition of array contain no element and another partition will contain n minus 1 elements. So this is array. यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट हैं। आपने पहले एलिमेंट को चूज किया तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 1 तो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट में आपके एलिमेंट्स हो गए 7। आपने 2 को चूज किया तो लेफ्ट में तो कुछ नहीं आने वाला है, राइट में आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे। एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज 3 से लेकर के 8। ओके, अब आपने यहाँ पे पहला एलिमेंट चूज किया, सो लेफ्ट में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। राइट में आपका एक और कम हो गया। सो इन दिस मैनर ये आपका इस तरीके से नंबर्स आपके ऑलरेडी सॉर्टेड है। प्रोसेस पूरा करना पड़ा आपको, बल्कि उससे ज्यादा ही काम करना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज n एलिमेंट्स हैं तो n कंपैरिजन। यहाँ पर आपका एक एलिमेंट कम हो गया तो n-1 कंपैरिजन। यहाँ पर n-2 एक और कम हो गया, यहाँ पे n-3। और इस तरीके से अर्थमेटिक सीरीज में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। यहाँ पर 1 कंपैरिजन, देन 2 एंड देन 3। सो दिस इज द अर्थमेटिक सीरीज। सो अर्थमेटिक सीरीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे वर्स्ट केस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें। दिस इज द वर्स्ट केस। Let us assume the total time taken by this function is t of n। n के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। पार्टीशनिंग में आपको पास टाइम कितने लगता है? दैट इज n। ओके, अगर आप n एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो पहले एलिमेंट को किस पोजीशन के ऊपर आना है, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन n के प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, नाउ एरे आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट कंटेन नथिंग, सो दिस इज t of 0, एंड सेकंड पार्ट कंटेन n-1, सो इट विल बी t n-1। ओके, अगर यहाँ पे आप n एज्यूम कर रहे हैं और n-1 एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे तो इट विल बी t n-1। सो दिस tn कंसिस्ट ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट्स, so it will be equal to 1 plus 1, that is 2, plus c dash n plus t of 0 plus t of n-1। so it will be equal to this one। तो यहाँ पे हम अगर ट्री बनाते हैं रिकर्सिव वे में, सो नंबर ऑफ कंपैरिजन cn, लेफ्ट साइड में आपके कोई एलिमेंट नहीं है, राइट साइड में t of n-1, सो नंबर ऑफ कंपैरिजन cn-1। यहाँ पे लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट 0, राइट हैंड साइड में n-2, सो नंबर ऑफ कंपैरिजन cn-2। आप देख सकते हैं दिस इज n-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से एरे में लास्ट में n बताए 1 एलिमेंट रहता है, सो नंबर ऑफ कंपैरिजन c of 1। सो दिस इज आल्सो अर्थमेटिक सीरीज, और अर्थमेटिक सीरीज को अगर हम सम करेंगे सो आंसर विल बी n मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। हायर ऑर्डर कितना होगा? दैट इज n²। कांस्टेंट टर्म्स को ड्रॉप करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग O नोटेशन दैट इज O of n²। तो अगर नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है और क्विक सॉर्ट आप अप्लाई करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n² होगा। दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और नंबर
अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, आप जिस पिवट एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं वो ऑलवेज मिडिल में आता है, तो सबसे बेस्ट आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सबसे कम टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना होगा, दैट इज n log n। यानी आपके जो रेट, जो ग्रोथ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रोथ रेट जो है वो n log n के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, वहां पे लॉगरिथमिक है। नाउ व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सो क्विक सॉर्ट इज इन प्लेस एल्गोरिथम। यहाँ पे कोई एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो एरे लेते हैं वहीं पे पोजीशंस को स्वैप करते हैं, चेंज करते हैं, आप कोई एडिशनल मेमोरी नहीं लेते। सो इट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम एज इट यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस ओनली बाय स्टोरिंग ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल। आप रिकर्सिवली फंक्शन को जो कॉल करते हैं, तो आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहाँ पर पुश होता है, स्टैक एरिया में। ओके, यूजर डिफाइंड एरिया में जो स्टैक पोर्शन है वहां पे आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक स्टैक फ्रेम पुश होता है। ओके, और ये आप डिपेंड करेगा कि आपने आपका रिकर्सिव कॉल कितना डीप तक जाता है। ओके, तो उतने आपके फ्रेम्स वहां पे पुश होंगे, और डेफिनेटली जिसका टास्क पूरा होगा तो पॉप भी होंगे, तो वहां पे फ्रेम डिलीट भी हो जाएगा, और वहां पे फ्रेम जो है ऐड भी हो जाएगा। So it is in place sorting algorithm as it uses extra space only for storing a recursive function call, but not for manipulating the input. Array is remain in the main function, and in each call of recursive function, right spot of pivot is reflected in array. मेन बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, एरे होता है, बट वो कहाँ पर होता है, मेन के अंदर होता है। आप फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करते हैं, वहां पे कुछ चेंज करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आता है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मेन में आता है। आई मीन टू से दैट कि पिवट का इंडेक्स नंबर कौन से पोजीशन के ऊपर आता है, और पिवट आपस में स्वैप हो गया तो मेन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। आप बार बार उसका रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, उस एरे को बार बार कहीं पर सेंड नहीं कर रहे हैं, उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ रिकर्जन ट्री। जो रिकर्जन का ट्री है उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप बैलेंस के पार्टीशन के केस में ट्री की हाइट कितनी होती है, और अनबैलेंस के केस में ट्री की हाइट डेफिनेटली एक साइड में काफी बड़ी हो जाती है। सो ट्री की हाइट n-1 तक जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस इज इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्जन ट्री, दैट इज k+1। अभी आपने देखा था कि आपके कितने लेयर्स वहां पर हुए थे जहां पे एरे का डिवाइड होना बंद हुआ था, दैट इज k+1। ओके, k+1 टाइम्स ऑफ cn आपने किया था वहां पर। सो k+1 इज द हाइट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ k, हम k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। k की वैल्यू कितनी थी, दैट इज log2n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस इज O log2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल। ओके, सो यहाँ पर आपका रिकर्जन ट्री का जो हाइट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, n एलिमेंट्स है, ट्री का हाइट n होगा, सो दैट इज O ऑफ n। So space complexity in worst case O of n, space complexity in best case is log to n। Okay, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। So this is a quick sort and this is your memory, this is heap area, this is global section, okay, global variable के लिए, and code section, okay। Now main से अगर आपने quick sort को कॉल किया, क्विक सॉर्ट को जब हम कॉल करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सपोज 15 एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 14 तक, तो ये हाफ हाफ में दो पार्ट में डिवाइड होगा। 7 एलिमेंट्स लेफ्ट में, राइट में 7 एलिमेंट्स, और इनका इंडेक्स नंबर कहाँ से होगा, 0 to 6, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या होगा, 8 to 14। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में 3 होते हैं, राइट साइड में 3। हमने स्मॉल इंडिकेशन के लिए सिर्फ क्विक सॉर्ट को क्यू से रिप्रेजेंट किया है, और पैरामीटर सारे ना दे करके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देने वाले हैं। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर होगा दैट इज 4 to 6, और यहाँ पर आपका 8 to 10, 8 to 14 है, तो 8 to 10 आई मीन टू से दैट 3 एलिमेंट्स आर हियर, और यहाँ पर 12 to 14, ओके, 10 यहाँ पर आ गया, 11 आपका ये होगा, दैट इज द 12। सो 12 to 14 आपके, इट मींस 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है। ओके, बाद इसके बाद ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सो लेफ्ट पोर्शन कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, राइट ऑल्सो कंटेन 1 एलिमेंट, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, आपने मेन से आपने क्विक सॉर्ट को कॉल किया। सो जैसे ही मेन फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे पुश होगा। नाउ आफ्टर दैट
यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग होगी, हम एडिशनल मेमोरी कितनी लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो फंक्शन कॉल किया आपने क्विक, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो एक आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड, यानी कि जैसे ही इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और पुश हो गया, इसके लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे पुश हो गए। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब आपका कॉलिंग जो है रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो लेफ्ट पोर्शन यानी लेफ्ट एरे के ऊपर आप जाएंगे, क्योंकि आपने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो पहला लाइन ये था, सेकेंड लाइन आपका पार्टीशनिंग वाला पार्ट था, और थर्ड लाइन आपने फंक्शन को कॉल किया लेफ्ट सब एरे के साथ में, एंड लेफ्ट एरे इज दिस। ओके, सो जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और पुश होता है। नाउ अगर आप फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप फिर से इसके लेफ्ट पार्ट को कॉल करेंगे। ओके, सो Q3 को कॉल किया, सो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे और पुश होता है। यहाँ पे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और पुश होगा क्योंकि आप इसके लेफ्ट में जाने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर आपका मेमोरी इतना ग्रो करता है। तो इसका हाइट कितना होगा, कितने लेयर्स हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे रिकर्जन ट्री की डेप्थ कितनी है, दैट इज 1 2 3 4। ओके, तो ट्री की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम आपने कितनी मेमोरी ली। उसके बाद में टास्क इज ओवर, क्योंकि यहाँ पे ये अरे डिवाइड होना बंद हो जाएगा, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में राइट हैंड साइड में आप जब कॉल करेंगे तो सेकेंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे पुश होगा। लेकिन जो मैंने बाउंडेशन लगा दिया यहाँ पर, इससे ज्यादा मेमोरी यूज नहीं कर पाएंगे आप, इतनी मेमोरी यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, राइट। नाउ कम बैक, आपका टास्क ओवर हो गया तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो गया यहाँ से, और इसका टास्क ओवर हो गया तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और डिलीट हो गया। लेकिन अब राइट साइड में जाएंगे तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से यहाँ पे पुश होता है, और यहाँ के लेफ्ट पोर्शन के लिए फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड आता है। नाउ टास्क इज ओवर, क्योंकि एरे अब आगे डिवाइड नहीं होता, तो राइट में हम जाते हैं तो टास्क इज ओवर, और दूसरा फंक्शन कॉल किया तो फिर से आपका एक रिकॉर्ड ऐड और हो गया, राइट। तो आप देख रहे होंगे जो आपने बाउंड लगाया हुआ है इसके ऊपर नहीं जा रहा है कोई भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो मैक्सिमम आपका मेमोरी कंजम्पशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। ओके, नाउ टास्क इज ओवर, तो आपका ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसका अब काम कंप्लीट हो गया, सो टास्क इज ओवर। ओके, इसका भी काम खत्म हो गया, टास्क इज ओवर। अब आप इस राइट पोर्शन में जाएंगे, ये रिकर्सिव अप्रोच है। सो आपने एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करने वाले हैं आप, सो मैक्सिमम मेमोरी कंजम्पशन कितना हो गया, इट विल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ रिकर्जन। तो रिकर्जन का डेप्थ जो है वो मैक्सिमम कहां तक जाता है, इस ट्री की हाइट तक जाता है, और ये लेवल कितने हैं, सपोज दिस इज के लेवल्स। ओके, या k+1, अगर 0 से काउंटिंग करेंगे तो k+1 हो जाएंगे लेवल। ओके, अगर हम 1 2 की 3 की फॉर्म में लिखें, दिस इज 1 लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, थर्ड, एंड दैट इज 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज log2n। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी log2n। ओके, ऑर्डर में हम लेंगे हायर ऑर्डर में। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ बिगो नोटेशन, दैट इज a log2n। ओके, अब अगर आप राइट में जाते हैं तो आप फिर से एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करेंगे, फिर उसके लेफ्ट में जाते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट। सो इस तरीके से आप देखेंगे, फिर आपने फुल किया, फिर आपने हाफ किया। ओके, नाउ इफ टास्क इज ओवर, तो इस तरीके से आपका Q15 भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब आपका मेमोरी जो है वो यहाँ से सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम मेमोरी आपकी कितनी कंज्यूम हुई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, सो आपके 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए हैं। ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए हैं, 15 एलिमेंट्स लिए हैं, सो ऑलमोस्ट 16, तो 2 log base 2 15 अगर 16 के टर्म्स में लेते हैं तो 2 raised to की पावर 4 को अगर निकालेंगे तो दैट इज 4, log base 2 1 होगा, दैट इज 4। तो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा आपने डेटा का साइज कितना दिया, तो उतनी बार यहाँ पर आपकी मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। किस केस में, बेस्ट केस में। ओके, सो बेस्ट केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, दैट इज log2n। ओके, इसी तरीके से अगर आप वर्स केस की बात करेंगे तो आपका रिकर्जन कहां तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा n-1 के लिए, फिर n-2 के लिए, फिर n-3। ओके, सो ये पूरा आपका मेमोरी जो है वो कंज्यूम होगा। तो वर्स केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, दैट इज O of n। सो टुडे इज इनफ, यही इस वीडियो में हमें एक्सप्लेन करना था। थैंक यू सो मच।